Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 12th of October 2024. तो गाइज आज है तारीख 12 अक्टूबर 2024 और है सैटरडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है नाइल रिवर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी पैटर्न के ऊपर बेस्ड है डेली बेसिस पे। यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। याद होगा आज से 2 दिन पहले वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो डब्ल्यूएचओ को लेकर आपके पास में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि डब्ल्यूएचओ का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है भारत आज के समय पर एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूटर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में, जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन से बिलोंग करता है। बताओ दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। आज देखिए दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं हुआ है और हमेशा ही यहाँ पर ये पब्लिश नहीं होता है इस डेट में। और उसके बाद अगर आज का सेशन हम देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग न्यूज़पेपर से आर्टिकल्स लिए गए हैं। एक आध एडिटोरियल है, वेस्ट एशिया को लेकर बहुत ही शानदार आर्टिकल पब्लिश हुआ है। तो डिस्कशन तो यहाँ पे चलेगा। जो हमने हैबिट डेवलप की हुई है वो चलने वाली है। न्यूज़पेपर पब्लिश हो या ना हो कोई मैटर नहीं करता। हमारे पास में आर्टिकल हैं काम के जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, तो वो तो डिस्कशन रहेगा, है ना। और दूसरी बात दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ पे आज का लेक्चर आप देखेंगे तो आर्टिकल्स थोड़े कम रहेंगे, लेकिन थोड़े सा डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे आज का होने वाला है। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ज़्यादा टॉपिक नहीं रहेंगे। और अगर कोई न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश होता है या न्यूज़पेपर आता है, कोई ऑनलाइन एडिशन वगैरह आता है, तो उसका आर्टिकल भी मैं यहाँ पे कल आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आता है तो, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थंबनेल वाले टॉपिक के साथ में आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे आर्टिकल रिसेंटली यहाँ पे पब्लिश हुए हैं, जहाँ पे क्या बात हो रही है कि दुनिया भर में भारत में जो खाने की थाली है ना वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है। और भारत का जो फूड है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं सस्टेनेबल फूड है। ऐसा किसने बोल दिया? WWF की यहाँ पर एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट। 2024 की रिपोर्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखना। WWF यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बॉडी आपको ये देखने को मिल जाएगी जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो इन्होंने यहाँ पे भर भर के तारीफ की है इंडिया की, स्पेशली फूड प्रोडक्शन के मामले में। और इनका कहना यह है कि दुनिया भर के कंट्रीज़ को भारत से इंस्पिरेशन लेना चाहिए, भारत से सीखना चाहिए कि किस तरीके से फूड प्रोडक्शन बेटर तरीके से किया जा सकता है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत में जो फूड कंजम्पशन पैटर्न है इसको सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल माना गया है सभी G20 कंट्रीज़ में। G20 कंट्रीज़ वो होती हैं जहाँ पे मेजर इकॉनमीज़, बड़े बड़े देश आपको देखने को मिल जाएंगे। इस WWF की जो रिपोर्ट है, पहली बात आपको ये भी ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में बताओ लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट कौन से बॉडी के थ्रू पब्लिश की गई। तो उसका नाम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड नेचर, WWF, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों इस रिपोर्ट ने जोर दिया है और ये बोला है कि अगर दुनिया भर में जो फूड का कंजम्पशन होता है और वो फूड का कंजम्पशन भारत की तरह किया जाए तो इससे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल किया जा सकता है। आप इमेजिन कर रहे हैं ये बात। और इनका ये भी कहना है कि इंडिया का तो फूड प्रोडक्शन मान लो बहुत अच्छा है, कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनका अगर अपना लिया हमने तो और ज़्यादा डिजास्टरस सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा, वो कौन से देश हैं? उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में है। और अगर हम ये वाला मेथड अपनाते हैं तो इससे आने वाले समय पर बहुत प्रॉब्लम्स हमारे पूरे पृथ्वी को फेस करना पड़ सकता है। ये बात यहाँ पर ये रिपोर्ट बोलती है कि भाई आज भारत का पैटर्न सबसे बेस्ट है। WWF की रिपोर्ट ने यहाँ पर यह मेंशन किया है कि दुनिया भर की देश अगर इंडिया का फूड कंजम्पशन पैटर्न को अपना लें और स्पेशली जो हमारी मेजर इकॉनमीज़ हैं वो यहाँ पे अपना लें तो हम क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल कर पाएंगे। और अगर नहीं अपनाते हैं,
अमेरिका, अर्जेंटीना जैसे देशों का फूड पैटर्न अपना लेते हैं, तो इससे दोस्तों यहाँ पे आने वाले समय पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि इंडिया में अभी भी अगर हम देखेंगे दुनिया के सबसे ज़्यादा वेजिटेरियंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगे, है ना। उसके अलावा वैसे भी यहाँ पे अगर आप नॉन वेज भी देखेंगे तो लोग यहाँ पे रेगुलर नहीं ओकेजनली खा रहे हैं, ऐसा भी यहाँ पे हम देख पाते हैं, है ना। कभी कभी यहाँ पर खा रहे हैं, तो ये भी सिनेरियोज होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो अगर हम नॉनवेज की जब हम बात कर रहे हैं स्पेशली, तो नॉनवेज को प्रोड्यूस करने के लिए, मीट को प्रोड्यूस करने के लिए आपको पता है बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद उसी मीट को पकाने के लिए यहाँ पर और ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो जिससे यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ग्लोबल एनर्जी में क्राइसिस यहाँ पे हम कह सकते हैं, या ग्लोबल वार्मिंग का इशू कह सकते हैं, या ग्रीन हाउस गैस एमिशन कह सकते हैं, है ना। मीट को प्रोड्यूस करने में ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, इसको लेकर मैंने एक प्रॉपर डिटेल वीडियो बना रखा है, थोड़े समय पहले बना रखा है, एक इंडियन एक्सप्रेस के वीडियो में थंबनेल लगा रखा है, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलेगा वो वीडियो, बहुत डिटेल से वहाँ पे समझाया हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया का कंजम्पशन मॉडल जो है ये अभी के लिए बेस्ट है, सस्टेन है, और अगर हम ये वाला कंजम्पशन मॉडल अपनाते हैं तो हमें यहाँ पे बहुत ही कम जगह की रिक्वायरमेंट होगी भरपूर मात्रा में फूड को प्रोड्यूस करने के लिए, कोई ज़्यादा नुकसान हो नहीं रहा होगा हमारे एनवायरमेंट को, और हमारा जो लैंड है वो भी यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। अब ऐसा क्या है भारत में, भारत क्या उगा रहा है, तो यहाँ पे ना जोर दिया गया है इन कंट्रीज़ की साइड से, और सॉरी इस रिपोर्ट की साइड से, और ये स्पेशल फोकस रखा है भारत में। हम ना वैसे तो बहुत कुछ उगा रहे हैं, लेकिन इंडिया का जो एफर्ट पिछले कुछ समय पे मिलेट्स को प्रोड्यूस करने में लगा है वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा काबिल तारीफ है। मिलेट्स आप समझ रहे हैं, जिसको बोलते हैं मोटे अनाज, बाजरा, जोवर, रागी, इनकी बात की जा रही है। तो ये जो मिलेट्स है ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं, है ना। इसको जब आप प्रोड्यूस करते हो तो इसमें जो खपत है पानी की या दूसरे और चीज़ों की बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इससे यहाँ पे बाकी कोई क्राइसिस नहीं होता। या अगर हम जैसे आज क्लाइमेट चेंज का जो प्रॉब्लम है वो फेस कर रहे हैं, तो गर्मी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कई सारी जगह पर सूखा पड़ जाता है, तो वैसी कंडीशन में भी जो हमारे मिलेट्स हैं उसको हम अच्छी तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं, और उन मिलेट्स के, उन मोटे अनाज के फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं। भारत ने इसको प्रमोट किया है, भारत की वजह से इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को हमने यहाँ पर एक पहचान दी, नेशनल मिलेट्स कैंपेन हमने अपने देश के अंदर में शुरू किए। मिलेट जो है क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और बहुत ही ज़्यादा शानदार सोर्स होते हैं न्यूट्रिशन के, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इस रिपोर्ट ने मिलेट्स के ऊपर भी एक अलग से स्पेशल फोकस किया है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखा जा सकता है। फिर इनका यही कहना है दूसरी साइड पे, अगर जो दूसरे देश हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके अलावा अर्जेंटीना हो गया, यूएस, ब्राज़ील, चाइना, ये जितने भी देश हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये मेथड अपना रहे हैं फूड को प्रोड्यूस करने का, वो मेथड इतना ज़्यादा बेटर नहीं है। उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम, ग्लोबल वार्मिंग जैसा इशू यहाँ पे हमको देखने को मिल जाता है। और आने वाले समय पर अगर हम इन देशों का पैटर्न अपनाना शुरू कर दें तो इससे हमें पृथ्वी पर बहुत सारी, लगभग 4, 5, 6 पृथ्वी चाहिए होगी इस मामले को प्रोड्यूस करने के लिए, इतना रिक्वायरमेंट होगा, ऐसा यहाँ पर इस रिपोर्ट का कहना है। ठीक है, तो ये बेसिक सी बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। और स्पेशल ये रिपोर्ट पब्लिश किसने की है, WWF ने पब्लिश की है। आप देख पाएंगे इनका लिविंग प्लानट रिपोर्ट यहाँ पर ये पब्लिश हुआ है। तो कोई और अपडेट आई आने वाले समय पर तो वो भी काफ़ी डिटेल से मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इस समय यहाँ पर एक बेसिक सी बात और ध्यान में रखनी है, ये तो हमने यहाँ पे प्रॉपर आर्टिकल का डिस्कशन किया। अब एक बात और ध्यान रखिए दोस्तों, अब की बार आपको पता है यूपीएससी में मेंस में मिलेट्स को लेकर सीधा सीधा एक सवाल पूछ लिया गया। तो आइए डिस्कस करते हैं भारत में जो मिलेट्स का इंपॉर्टेंस है, या मिलेट्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले कर रहे हैं आज के समय पर। ये सुनिए दोस्तों, अभी हाल ही में 2023 को हमने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स के तौर पर एक पहचान भी दी। मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने के ऊपर में एक स्पेशल फोकस किया। होते क्या है मिलेट्स, मोटे अनाज। अब मोटे अनाज में जैसे यहाँ पर आपके कॉमन मिलेट्स में रागी हो गया, जोवर, सामा, बाजरा, वरीगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपके मिलेट्स होते हैं। कुछ एविडेंसेस का कहना यहाँ पर यह है कि ये जो अनाज है ना, ये इंडस सिविलाइजेशन में भी हमको देखने को मिले हैं। और ये जो अनाज हैं आज के समय पर लगभग 131 देशों के अंदर में उगाए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल फूड है। 60 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं एशिया अफ्रीका के अंदर में जो यहाँ पर कंज्यूम कर रहे हैं। इंडिया जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है मिलेट्स का पूरे वर्ल्ड में। 20% दुनिया भर का मिलेट का प्रोडक्शन भारत कर रहा है। 80% प्रोडक्शन एशिया का इन मिलेट्स का इंडिया कर रहा है। इतने नहीं, दुनिया भर में मिलेट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ कहाँ पर देखने को मिलेगा, आइए हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया हो गया, नाइजीरिया हो गया, चाइना हो गया, ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर माने जाते हैं मिलेट्स के पूरे वर्ल्ड में।
जितना भी दुनिया भर का प्रोडक्शन है उसका 55% के आसपास प्रोडक्शन केवल और केवल इन्हीं कंट्री से आ रहा है दोस्तों, इन 3 देशों से आ रहा है। फिर उसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया, भारत एक समय पर मिलेट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था, धीरे धीरे करके हमने इतना ज़्यादा वैल्यू मिलेट्स को दिया नहीं, और आज अफ्रीका में मिलेट्स का प्रोडक्शन तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, और इंडिया में हम कह सकते हैं कि पहले के कंपैरिजन में मिलेट्स का प्रोडक्शन कम हुआ है। तो जितना भी मिलेट कल्टीवेशन है या डिक्लाइन हुआ है भारत के अंदर में, ये भी दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया, और आज हम इसका इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पे ये बोला जा रहा है एक समय पर लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर मिलेट्स उगाए जाते थे, लेकिन आज केवल 15 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन पर मिलेट्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है। समझ गए, कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जा रही है। इतना ही नहीं, जो मिलेट्स की जो प्रोडक्टिविटी आज के समय पर वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। पिछले 10 सालों में अगर हम देखेंगे, जोवर हो गया, जोवर का प्रोडक्शन, बाजरा का प्रोडक्शन एक ही जगह पे स्थिर है, ना बढ़ा है ना घटा है। जोवर यहाँ पे लगातार कम होता चला गया, ये यहाँ पर बोला जा रहा है। इसके पीछे कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे हमारे पास में ना इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जागरूकता नहीं देखने को मिलेगी कि हम मिलेट्स कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं उनके हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए। इस चक्कर में इनकी डिमांड ही नहीं है। उसके अलावा जब बात आती है कॉस्ट की, तो मिलेट्स थोड़े से यहाँ पर ज़्यादा कॉस्टली भी देखने को मिल जाते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। इस चक्कर में जो लो इनकम कंज्यूमर्स हैं वो इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर मिलेट्स की जो अवेलेबिलिटी है ये मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है, ये एक चैलेंज बताया जाता है। इस चक्कर में जो कंज्यूमर्स है इसको परचेज ही नहीं कर पाते। फिर टेस्ट की भी बात आती है, कई लोग यहाँ पर ये मानते हैं कि जो मिलेट्स है इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, इस चक्कर में यहाँ पर लोग जो है वो उसको कंज्यूम नहीं करते। ये चैलेंजेस हैं जिस वजह से यहाँ पर मिलेट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ रीजंस यहाँ पे शेयर किए गए हैं। फिर बात आता है एक सबसे बड़ा चैलेंज, वो है एग्रीकल्चरल चैलेंज। अगर हम मिलेट्स को आज कल्टीवेट करते भी हैं, उगाते भी हैं, तो यहाँ पे दोस्तों प्रोडक्शन इतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ में नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, जिस चक्कर में जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादातर गेहूं चावल उगाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। रीज़न एमएसपी वगैरह मिल रही है, तो मिलेट्स को अगेन इस वजह से भी वैल्यू नहीं मिलती। फिर उसके बाद मिलेट्स का सबसे बड़ा कंपटीशन है गेहूं चावल के साथ में। तो राइस और व्हीट स्टेपल फूड है, हर कोई व्यक्ति यहाँ पर उसको कंज्यूम कर रहा है, मार्केट में बड़े लेवल पर ये अवेलेबल भी हैं। तो इस चक्कर में मिलेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है इस मार्केट के अंदर में कम्पीट कर पाना, गेहूं चावल से कम्पीट कर पाना, क्योंकि लोग यहाँ पर मिलेट्स के कंपैरिजन में हमेशा व्हीट या राइस को ही कह सकते हैं प्रेफर करेंगे। फिर बात आती है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। यह भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मिलेट्स को इतना ज़्यादा हम लोग आगे नहीं बढ़ा पाए, जबकि दुनिया भर के कंट्रीज़ यहाँ पर इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, रिपोर्ट्स यहाँ पे तारीफ़ कर रही हैं। अब यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट की कमी क्या है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की साइड से अगर प्रॉपर सपोर्ट मिलता, जहाँ पे आप मिलेट्स को कंज्यूम कर रहे होते, फार्मर्स को इसके बेनिफिट मिल रहे होते, तो यहाँ पर इसका प्रोडक्शन हो रहा होता। बट करंट समय पर यह मामला काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड रह गया। नाउ सवाल यह है कि अब हमें समझ में आ रहा है, ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी समस्याओं से लड़ सकता है यह मिलेट का प्रोडक्शन, तो इसके कुछ वे फॉरवर्ड्स भी हैं, यानी इसके कुछ सोल्यूशन होने चाहिए, हमें कुछ उपाय अपनाने चाहिए। जैसे सबसे पहले प्रॉपर तरीके से पब्लिक सपोर्ट प्रोवाइड करवाना होगा। जितने भी हमारे छोटे फार्मर्स हैं पहाड़ी इलाकों में, ड्राई लैंड प्लेन्स वाले रीजन में, है ना, तो स्पेशली यहाँ पे उनको सपोर्ट करना होगा। पब्लिक सपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, मिलेट कल्टीवेशन को प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना होगा। उनके इसी अनाज को, इन्हीं मोटे अनाज को खरीदो, राशन में हम प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिससे लोगों को न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स मिलेगा, उधर फार्मर्स को एमएसपी का सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अवेयरनेस फैलाना, मिलेट्स के बारे में बताना, लोगों को एजुकेट करना, इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हो सकते हैं, इसका मार्केट में अवेलेबल करवाना, क्योंकि आपने सब कुछ अगर कर भी लिया, अगर मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो लोग यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट में अवेलेबल करवाना ताकि लोग इसको खरीद सकें। अब खरीद सकें इसलिए इसको अफोर्डेबल करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बिल्कुल, अगर अफोर्डेबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, तो अगेन लोग फिर नहीं खरीदेंगे। हमें इसका ऐसा रेट रखना होगा, चाहे हाई इनकम कंज्यूमर हो चाहे लो इनकम कंज्यूमर है, सभी के दायरे में आराम से कवर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, हाई इनकम कंज्यूम कर ही लेगा, लो इनकम कंज्यूमर तक यहाँ पर इसको पहुँचाया जाए, ये हमारा मेन पर्पज़ होना चाहिए। उसके अलावा जो मिलेट्स है ना, इसका एक परसेप्शन आज मार्केट में कुछ अलग ही है कि भाई ये हम थोड़ी खाएंगे, बाजरा, जोवर, रागी, ये सब चीज़ें ऐसे ही हैं, है ना, गरीबों का खाना है, ऐसा यहाँ पे बोल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल मेंशन किया गया है, पुअर मैन फूड है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलेट्स में जो न्यूट्रिशन आज के समय पर प्रेजेंट है वो दूसरे किसी भी क्रॉप्स के अंदर में प्रेजेंट नहीं है।
तो इसलिए हमें यहाँ पर ये जो परसेप्शन है लोगों का, ये चेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा फ़ायदेमंद ये मिलेट्स है जिसको आपने ठुकरा दिया है। और इसके लिए यहाँ पे हमारे फार्मर, प्रोसेसर, मार्केटर्स, इन सबको आपस में लेकर आना होगा, बीच में कोलैबोरेट करवाना होगा, जिससे मिलेट की सप्लाई को बढ़ाया जाए, इसकी डिमांड को बढ़ाया जा सके। समझ गए? तो ये पूरा मामला क्या है वो मैंने आपको बता दिया। इसके उपाय क्या हो सकते हैं, मिलेट्स का मामला क्या है, हर एक चीज़ हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ध्यान रखना, जो भी मैंने आपको बताया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ से ऑलरेडी सवाल पूछ चुका है। अब की बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, जो अभी कुछ दिनों पहले मेंस हुआ है, स्पेशली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। ना ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, हमारे बिजनेस लाइन द हिंदू का ही एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है कैसे दोस्तों जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है ये लगातार इंक्रीज हो रहा है और कैसे ये भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। थोड़ा लंबा आर्टिकल है, लंबा डिस्कशन चलेगा। लास्ट में आपको एक मेंस का क्वेश्चन भी दूंगा, तो अच्छे से चीज़ों को आप सुनते चलिएगा। ठीक है, अब ये सब कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम वेस्ट एशिया की बात कर रहे हैं। आखिरकार क्या है वेस्ट एशिया? वही दोस्तों जहाँ पे इजराइल, ईरान, ये सभी कंट्रीज नजर आएंगी। एक मिनट रुको, ये दोस्तों आप यहाँ पर मैप देखेंगे, ये पर्टिकुलर मैप है, ये हमारा एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। अब ये एशिया है, एशिया से आप वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा वेस्ट एशिया, है ना। तो वेस्ट एशिया में ये पर्टिकुलर रीजन है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये आपका ईरान हो गया। और इधर यहाँ पर दोस्तों ईरान के साथ साथ ये बाकी सारी कंट्रीज हो गई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी बात करने वाले हैं इसराइल की, तो ये यहाँ पर आपको इसराइल दिख रहा होगा। इसराइल से इधर आएंगे दोस्तों तो ये आपको ईरान दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा रीजन लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। रीजन इसराइल और हमास के जो ये कॉन्फ्लिक्ट थे, ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे इतने ज़्यादा एस्केलेट हो गए कि आज ये युद्ध इसराइल और लेबनान के बीच में भी हो रहा है, इसराइल ईरान के बीच में भी हो रहा है, इसराइल और यमन के अंदर में जो हूती रेबल्स प्रेजेंट हैं स्पेशली इस वाले रीजन में, यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये जो धीरे धीरे करके वॉर है या ये जो प्रॉब्लम है वो एस्केलेट होती चली गई। लेकिन अब इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ेगा, इसको लेकर राइटर ने बहुत शानदार आर्टिकल लिखा है। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर यह है दोस्तों कि भारत के जो संबंध है वो इजराइल के साथ में भी अच्छे हैं, ईरान के साथ में भी अच्छे हैं। क्योंकि भाई ईरान के अंदर हमने अपना चाबार पोर्ट बना रखा है, पता है ना। यहाँ पर हम लोगों ने नीचे की साइड में एक बंदर अब्बास पोर्ट का एक्सेस भी हमारे पास में है। उसके अलावा यहाँ पर आपको चाबार पोर्ट का एक्सेस भारत के पास में देखने को मिलेगा। ये पोर्ट हमारे लिए ज़रूरी हैं क्योंकि इन पोर्ट के माध्यम से सीधा हम ऊपर वाले देशों से जुड़ पाते हैं। क्योंकि ईरान मान लो यहाँ पर ये पोर्ट का एक्सेस है, तो इस पोर्ट के एक्सेस के माध्यम से हम ऊपर वाले देशों के साथ में जुड़ पाएंगे, सेंट्रल एशिया के साथ में जुड़ पाते हैं, रशिया के साथ में ऊपर जुड़ पाते हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। दूसरी तरफ हमारे लिए इसराइल भी ज़रूरी है। अब इसराइल के साथ में आपको पता है आईमैक कॉरिडोर वगैरह भी शुरू किया जाएगा, उसके ऊपर काम चल रहा है। इसराइल का यह हाइफा पोर्ट आपको दिख रहा होगा, इसके माध्यम से हम यूरोप से जुड़ेंगे। बाकी सारे एस्पेक्ट में भी इसराइल हमारे लिए ज़रूरी है। तो इंडिया आज के समय पर कहाँ जाएगा, इंडिया के ऊपर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सब कुछ यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो चलिए एक एक करके हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से। तो खबर क्या है, ये सबको पता चल चुका है कि लगातार टेंशन बढ़ रहे हैं बिटवीन ईरान एंड इजराइल। और ये जो टेंशन यहाँ पे लगातार इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं हमारे वेस्ट एशियन रीजन के अंदर में, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को आने वाले समय पर बड़े लेवल पर इंक्रीज कर देंगे। और इंडिया ने अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा कह सकते हैं कि मीडिएटरी रोल प्ले नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर किसी एक को सपोर्ट किया हो, अभी तक हमारा एक न्यूट्रल स्टांस बना हुआ है और लंबे समय से बना हुआ है ना, ईरान और इस इजराइल के इस पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में। क्योंकि भारत के जो संबंध है इजराइल के साथ में वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं, जैसे हमने डिस्कस किया। और साथ ही साथ में दोस्तों भारत का एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, रीजनल की स्टेबिलिटी को लेकर। तो उस मामले में ईरान भी हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वेस्ट एशिया का जो ये पूरा मामला है, यहाँ पर यह कितना बड़ा खतरा आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, जो हमारे जियो पॉलिटिकल राइवलरीज और प्रॉक्सी वॉर है, ये एक मेन कारण है इस पर्टिकुलर वॉर का। कहने का मतलब है आज आप देख पाएंगे ना, वेस्ट एशिया में सब एक दूसरे के देश में भिड़े हुए हैं। एक प्रॉक्सी वॉर वर्ड आपने सुना होगा। प्रॉक्सी वॉर वर्ड में हमेशा यहाँ पे ईरान और सऊदी अरेबिया का नाम तो आता ही आता है। अब ईरान और सऊदी अरेबिया भी एक प्रॉक्सी वॉर में भिड़े हुए हैं दोस्तों, ये आपको पता है? नहीं पता है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, प्रॉक्सी वॉर क्या होता है। जब एक देश या दो देश आपस में एक वॉर लड़ तो रहे हैं, लेकिन वो खुद से नहीं लड़ रहे हैं, किसी दूसरे देश में सपोर्ट कर करके एक दूसरे को लड़ रहे हैं। कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और ईरान, ये भी प्रॉक्सी वॉर में है।
अब ये प्रॉक्सी वॉर में कहाँ पे कर रहे हैं? येमेन के अंदर में। येमेन में एक तरफ आपको पता है यहाँ पे हूदी रेबल्स बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ येमेन की सरकार है। हूदी रेबल्स चाहते हैं गवर्नमेंट हटाना, अपना रूल करना, है ना। तो हूदी रेबल्स को सपोर्ट करता है यहाँ पर ईरान। येमेन की सरकार को सपोर्ट करता है यहाँ पे सऊदी अरेबिया। तो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है, हूदी रेबल्स को सपोर्ट मिल रहा है ईरान का और सरकार को सपोर्ट मिल रहा है सऊदी अरेबिया का। दोनों आपस में भिड़ रहे हैं और ये सपोर्ट कर रहे हैं, हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्रॉक्सी वॉर इसी को कहते हैं जब दूसरे देश में दो कंट्रीज यहाँ पर आपस में भिड़ी हुई हैं एक दूसरे के अलग अलग सेक्शन को सपोर्ट करके। तो अभी हम येमेन की बात कर ही रहे थे, तो हमने येमेन में सिविल वॉर देखा। ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्रॉक्सी वॉर का, जहाँ पे सऊदी अरेबिया सरकार को सपोर्ट कर रही थी येमेन की और हूती रेबल्स को सपोर्ट मिल रहा था ईरान का। और इस पूरे सिविल वॉर में पता है हुआ क्या? भले ही यहाँ पर ये दोनों प्रॉक्सी वॉर खेलते चले गए, लेकिन इस पूरे वॉर में दोस्तों 4 लाख के आसपास लोगों की जान गई इस पूरे गृह युद्ध के अंदर में 2015 से लेकर 2022 के बीच में। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर आपको देखने को मिलेगा ना, ये आज एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, रेफ्यूजी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। लोगों को देश छोड़ के निकलना पड़ता है, कहीं और बसना पड़ता है जब उनके देश में ये सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ पे बोला जाता है कि भाई 7.2 मिलियन, कितने 7.2 मिलियन सीरियंस, सीरिया के अंदर में जो लोग प्रेजेंट है, उन्होंने अंदर अपने देश के अंदर ही उनको इंटरनली डिस्प्लेस करना पड़ा। एक एरिया से हट के दूसरी जगह पे यहाँ पे उनको सेटल करना पड़ा। 70%, आप इमेजिन करो, पूरे देश की 70% आबादी को यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन नीड की ज़रूरत पड़ी, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। ऐसा हाल यहाँ पर प्रॉक्सी वॉर की वजह से हो गया। अब इजराइल यहाँ पर ईरान को एक बहुत बड़ा खतरे के तौर पर देख रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान लगातार न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, जो कि यहाँ पर इन्होंने किया भी। अभी रिसेंटली अर्थक्वेक वगैरह आया, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि भूकंप आ रहा है ना। तो लोग कह रहे हैं कि यार ईरान में उस जगह पे भूकंप आया जहाँ पे भूकंप कभी आता नहीं है, तो आया कैसे? हो सकता है ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है। इजराइल को डर है क्योंकि यहाँ पर अभी के समय पर दुनिया में टोटल 9 देश हैं जो यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन के साथ में वो देश आपको देखने को मिलेगा, न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं। अच्छा, क्या आप सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में उन 9 देशों के नाम लिख सकते हैं कौन कौन से आज न्यूक्लियर वेपन वाली कंट्रीज़ हमको देखने को मिलती हैं? तो इजराइल जो है ईरान को एक खतरे के तौर पर देखता है, क्योंकि ईरान का पहले कई सारे मिनिस्टर स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, मैप से हटा देंगे पूरी तरह से। तो इजराइल को ही पता है ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन आएगा तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और इसका असर पूरे वेस्ट एशियन रीजन में हमको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद साल 2022 में दोस्तों ईरान ने इजराइल को एक चीज़ को लेकर एक्यूज़ किया। ईरान ने यहाँ पर इजराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि इजराइल ने ईरान का जो नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, ये ईरान का मैप है, यहाँ पर ये नटांज न्यूक्लियर फैसिलिटी देखने को मिलेगा, इसको इजराइल ने तोड़ दिया है, डैमेज कर दिया है, ऐसा ईरान ने बोला। ईरान हाल ही में क्लेम करता है कि हिजबुल्ला का जो कमांडर है लेबनान के अंदर में, वो मार दिया किसने? इजराइल ने। लेबनान में रिसेंटली पेजर अटैक हुआ, हमास का चीफ ईरान में मार दिया। तो ईरान बार बार यहाँ पर ये सारी बातें देख रहा है और दोहरा रहा है। आज ईरान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि इजराइल इतना ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहा है ईरान के अगेंस्ट में। ईरान के जितने भी यहाँ पर ग्रुप्स खड़े हुए हैं, चाहे वो हिजबुल्ला हो, चाहे वो हूदी रेबल्स हो, सबके ऊपर अटैक कर रहा है इजराइल। तो यहाँ पे दोस्तों इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और इस दौरान यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ईरान ने ये न्यूक्लियर टेस्ट किया भी है। समझ गए? उसके अलावा वेस्ट एशिया में एक और चीज़ आप देख पाएंगे, तो सुन्नी और शिया जो मुस्लिम्स हैं, एक सुन्नी सेक्ट है, एक शिया सेक्ट है, तो दोनों के बीच में एक डिवाइड भी देखने को मिलेगा कई सारे कॉन्फ्लिक्ट में। ऐसा यहाँ पे आर्टिकल में मेंशन किया गया। जो पॉपुलेशन है अप्रॉक्सीमेटली वो 85% सुन्नी मुस्लिम्स की है और 15% के आसपास शिया मुस्लिम्स की है। और ईरान और सऊदी अरेबिया में अगर आप देख पाएंगे तो यही एक सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का मेन कारण भी बन जाता है। लगभग मेंशन किया गया लगभग आधे मिलियन लोगों की जान जा चुकी है इराक के अंदर में ऐसे वॉर रिलेटेड इश्यूज़ की वजह से। अमेरिका ने इन्वेड किया 2003 में। फिर बहरीन, दोस्तों बहरीन ने भी बहुत सारी टेंशन्स रिसेंटली फेस की हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है, सुन्नी मोनार्कीज रेप्रेशंस की वजह से, है ना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐसे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिली हैं। सुन्नी शिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से भी बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर रिसेंटली देखने को मिले। इतना ही नहीं, उसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया जा रहा है कि आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रास्ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ओमान है, ईरान है। अब ईरान के बगल से यहाँ पर निकलता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, और इराक है, सऊदी अरेबिया है, यहाँ से बहुत सारा तेल का व्यापार होता है इस रास्ते से। तो अगर आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो ईरान ने बोल दिया है हम ये रास्ता बंद कर देंगे। ईरान ने खुद यहाँ पर एक बड़ी धमकी दी है कि इस चोक पॉइंट पे हम बंद कर देंगे इसे और बंद करने की वजह से क्या होगा कि फिर उसके बाद में दुनिया भर में जो कच्चे तेल हैं उसको लेकर एक बड़ा क्राइसिस, एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी।
क्योंकि यहाँ से बहुत सारा जो कच्चा तेल है उसका व्यापार होता है। यहीं पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने को मिलेगा, जैसे मैंने आपको बताया। इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से अंदर जाएंगे तो आपको यहाँ पे कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी देश आपको नजर आएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद दोस्तों मेंशन ये भी किया गया सितंबर 2024, आज तो खैर अक्टूबर है, तो पिछले महीने तक अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो धीरे धीरे करके सिचुएशन और बेकार हुई है। अगर आप देखेंगे सिचुएशन इसलिए भी बेकार हुई, कई सारी जगह पर इजराइल ने जो फूड सपोर्ट है या जो सपोर्ट आ रहा है फ़लस्तीन की साइड में, गाज़ा पट्टी में, वो सपोर्ट भी रोक दिया। और फिर कई मामला जो है बहुत ज़्यादा उठाया गया कि इजराइल को रोका जाए। अभी यूएस भी लगातार कोशिश कर रहा है, इजराइल को रोकने की बात कर रहा है, क्योंकि रीज़न यह है इजराइल ने एस्केलेशन बहुत ज़्यादा कर दिया, एग्रेशन यहाँ पे भयंकर लेवल का दिखाया, ऐसा यहाँ पे हमारे राइटर का कहना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मेंशन किया गया है कि बहुत सारी जो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे ऑथोरिटेरियन रिजीम आपको नजर आएगा, मोनार्कीज, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ज़्यादातर कंट्रीज़ में यही है ना। एक डिक्टेटरशिप जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पर देखने को मिलेगी, या मोनार्कीज वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक ही व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से रूल कर रहा है। जैसे ईरान की भी बात करेंगे, भले ही सरकार चल रही हो, लेकिन यहाँ पर एक सुप्रीम लीडर वहाँ पे देखने को मिलता है जिनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। उनके बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इसराइल के अगेंस्ट में, जैसे हमने देखा, ठीक है। उसके अलावा आप देख पाएंगे इसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में धीरे धीरे रशिया, चाइना भी उतर रहे हैं। अब प्रॉब्लम्स पता है क्या हो रही हैं कि रशिया के बहुत सारे बेसिस आपको देखने को मिल जाएंगे उसी रीजन में, उसी वेस्ट एशिया रीजन में। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी है कि देखिए, अगर यहाँ पे इजराइल, इधर आपको देखने को मिलेगा इजराइल को सपोर्ट मिल रहा है यूएसए का, तो ईरान को सपोर्ट मिल रहा है रशिया का। रशिया की मदद भी कर रहा है ईरान। भाई जो रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, हमने रशिया यूक्रेन का जो पूरा युद्ध देखा, उसमें ईरान एक लौता देश था जिन्होंने यहाँ पर खुला मिसाइल्स भेजी यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने के लिए। तो रशिया भी यहाँ पर सपोर्ट में है ईरान के, और रशिया सपोर्ट में है तो चाइना भी ईरान के सपोर्ट में है। तो प्रॉब्लम्स तो यही है ना कि एक तरफ इजराइल को सपोर्ट करेगा अमेरिका। अमेरिका मानता है कि हम तो वैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, 50 स्टेट से मिलकर बने हैं, लेकिन 51वां स्टेट हमारा इजराइल है, तो फुल सपोर्ट है इजराइल को यूएसए का। और दूसरी तरफ यहाँ पे रशिया का इनको सपोर्ट है। और अगर आप बैकयार्ड में देखेंगे तो इधर से यहाँ पर यूएसए और इधर से यहाँ पर रशिया, ये दोनों आपस में बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, बहुत बड़े दुश्मन आपको देखने को मिलेंगे आज के समय के हिसाब से। तो यही कुछ रीजंस बताया जा रहा है जिससे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एक्सकलेट हो रहा है। हमें यहाँ पे इस पर बातचीत करके इसको रोकना होगा, थमाना होगा। अदरवाइज जो प्रॉब्लम्स होंगी दोस्तों वो दुनिया भर के देशों को फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि वेस्ट एशिया का इम्प्लीकेशन दुनिया भर पे होगा। लेकिन हम इस आर्टिकल में राइटर के पॉइंट ऑफ व्यूज पे फोकस करेंगे, तो उनका कहना है स्पेशली भारत पे क्या असर होगा, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, सबसे पहला ये होगा एनर्जी सिक्योरिटी और ऑयल इंपोर्ट्स के ऊपर में असर पड़ेगा। वेस्ट एशियन रीजन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भारत के एनर्जी सिक्योरिटी के मामले के लिए। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं, जिसको रिफाइन करके पेट्रोल वगैरह की नीड्स अपनी पूरी कर रहे हैं, तो 60% के आसपास यहाँ पे जो हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट है उसका सप्लाई वेस्ट एशिया से हो रहा है। 2022-23 के अंदर में आप देखेंगे जो इराक देश है दोस्तों, ये दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर बना भारत को क्रूड ऑयल सप्लाई करने के लिए। रशिया एक इंपॉर्टेंट कंट्री बनकर आया। रशिया से हमने रिसेंटली ही ऑयल परचेज बढ़ाया है थोड़ा सा, ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, क्योंकि रशिया ने हमें जो ये ऑयल है वो डिस्काउंट में प्रोवाइड करवाया है। इतना ही नहीं, जो ये कच्चे तेल के प्राइसेस है दोस्तों, ये और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। और जब कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ेंगे इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इसका असर दुनिया भर के देशों पे होगा। हम तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, हम तो खुद प्रोड्यूस भी नहीं कर रहे हैं, बाहर से इसी कच्चे तेल को यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। तो वही कच्चा तेल जो आज हमें यहाँ पे सपोज एग्जाम्पल 10 रुपये दे के मिल रहा है, तो वही कल हमें 15 रुपये देकर लेना पड़ेगा। तो इसका एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इम्पैक्ट भारत में देखने को मिलेगा। भारत में इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, समझ गए। गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि सरकार कच्चे तेल के ऊपर में जो पेट्रोल आपको दे रही है उस पर टैक्स ज़्यादा वसूलती है, और टैक्स काटना पड़ेगा। अगर टैक्स कम नहीं करेंगे तो फिर ये पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को अगर बचना है तो यहाँ पे फिर ये सब कुछ करना पड़ेगा, और टैक्स कट कर दिया तो फिर उनके पास में रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगा। रेवेन्यू जनरेशन कम हो जाएगा तो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के ऊपर पैसा कम खर्च होगा। समझ रहे हैं, सब आपस में एक इंटरकनेक्शन देखने को मिलेगा। ये इम्पैक्ट पड़ता है टोटल ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर में। उसके अलावा दोस्तों
एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये भी है, देखिए जो ये पूरा इंडियन डायस्पोरा है, भारत के कई सारे लोग यहाँ पर दुनिया भर में हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों में देखने को मिलेंगे, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन। इन सब देशों में दोस्तों बहुत सारे इंडियंस प्रेजेंट है जो लगातार काम कर रहे हैं यहाँ पर, और काम करने के बाद में पैसा कमाकर बेचते हैं भारत। अब जब वहाँ पे काम कर रहे हैं, पैसा कमाकर जब इंडिया बेचते हैं अपने परिवार वालों को, तो जो दोस्तों पैसा वापस रिटर्न आता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेमिटेंस बोलते हैं, ध्यान रखिए। तो 2021 में इंडिया ने लगभग 87 बिलियन डॉलर के आसपास जो रेमिटेंसेस हैं वो रिसीव करे हैं, जिसमें से 50% रेमिटेंस केवल और केवल गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल वाले देशों से सीधा सीधा आया है। आप ये देखिए, हम दुनिया भर से रेमिटेंस लाते हैं, बाहर दुनिया भर में इंडियंस फैले हुए हैं, काम कर रहे हैं, और लेकिन 50% यहाँ पे जो रेमिटेंस है वो सीधा इन गल्फ कंट्रीज से आ रहा है। तो गल्फ कंट्रीज का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा है, ये हम देख पा रहे हैं। और अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा तो बहुत सारी जॉब स्टेबिलिटी, ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जिससे अगेन लोगों को जॉब्स नहीं मिल पाएंगी और इकोनॉमी के ऊपर, यानी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पैसा सब हमारी इकोनॉमी में काउंट हो रहा है, जितने भी रेमिटेंस बाहर से आ रहा है। लेकिन उसमें दोस्तों एक प्रॉब्लम और जोड़ सकते हैं, वो यह है ट्रेड रिलेशन भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इंडिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर के तौर पर देखा जाता है। 2023-24 वाले पर्टिकुलर ईयर में अगर हम देखेंगे तो भारत और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के आपस के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो 161.59 बिलियन डॉलर्स के थे। 2023-24 की बात कर रहा हूँ, इतना व्यापार हमारा हुआ, कितना, 161 बिलियन डॉलर, जिसमें से भारत ने एक्सपोर्ट किया था केवल 56 बिलियन डॉलर्स का, और बाकी सबका हमने इंपोर्ट किया। तो आप इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा व्यापार हो रहा है, बिलियंस में बात कर रहे हैं, मिलियंस में बात नहीं कर रहे। तो कोई भी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होगा, डिसरप्शन हुआ, तो सीधा व्यापार पे इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया में दोस्तों बहुत सारे जो सेक्टर्स, एक्सपोर्ट सेक्टर, वो यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकते हैं। गल्फ कंट्रीज में फूड सप्लाईज को लेकर इंपैक्ट पड़ सकता है। इतना ही नहीं, भारत ने कुछ देशों के साथ में सेपा अग्रीमेंट कर रखा है। सेपा को हम बोलते हैं कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब जैसे यूएई के साथ में सेपा अग्रीमेंट हुआ है, जहां पे हमारा मेन पर्पस है कि हम आपस में जो व्यापार है उसको थोड़ा सा और फ्री कर देंगे, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर जो हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी है, ट्रेड रूट्स पे, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी व्यापार के रास्तों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में कहीं पर भी वॉर छिड़ती है या येमेन के अंदर में हूदी रेबल्स भी फंसते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से बहुत सारे जहाज हमारे निकलते हैं। दोस्तों आपको पता है ना, भारत जैसे यहाँ पर ये ईरान है, इधर पाकिस्तान, इधर इंडिया बगल में देखने को मिलेगा। तो इंडिया के जहाज इधर आते हैं गल्फ ऑफ एडन से निकलते हुए, बाबेल मंडेब स्ट्रेट से होते हुए सीधा ऊपर स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल से यहाँ पे सीधा यूरोप में जाते हैं। तो जो भी व्यापार होगा, इधर ईरान कह रहा है ये रास्ता बंद कर देंगे, इधर जो हूती रेबल्स है ये कह रहे हैं हम सारे जहाज़ों पे अटैक करना शुरू कर देंगे। तो वेस्ट एशिया में कहीं पर भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा, व्यापार में, दुनिया भर के व्यापार में बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा, क्योंकि इधर ये रास्ता भी बंद, ये रास्ता भी बंद। हम जाएंगे कहाँ से, पूरे के पूरे अफ्रीका को क्रॉस करके, जिसमें बहुत समय लगेगा, कई दिन लग जाएंगे व्यापार करने में, और जितने दिन लगेंगे उतना मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा, उतना फ्यूल का कॉस्ट आएगा। समझ रहे हैं? तो ये कोई वही तो बोला जा रहा है, वेस्ट एशिया में कोई भी प्रॉब्लम्स, मान लो यहाँ पर यूरोप तक की जो कनेक्टिविटी है ना वो टूटेगी, या हमें एक बड़ा रास्ता चुनना पड़ेगा। और उसके अलावा टेररिज्म और नेशनल सिक्योरिटी जैसी जो चीज़ें हैं, नेशनल सिक्योरिटी मजाक बन जाएगी, टेररिज्म बढ़ जाएगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में अगर मान लो अस्थिरता बनती है तो ये एक ऐसा एरिया बन जाएगा जहां पे बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने शुरू हो जाएंगे। आईएसआईएस की बात करें, अलकायदा, हिजबुल्ला, वैसे यहाँ पर ये ग्रुप देखने को मिलेंगे। बट ये बहुत सारे साउथ एशिया को, स्पेशली यहाँ पर इंडिया से बहुत सारे लोगों को रिक्रूट कर लिया जाता है। अब ऐसा कैसे बोल रहा हूँ मैं, तो राइटर बोलते हैं भाई FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक रिपोर्ट आई है हाल ही में। उस रिपोर्ट ने यह मेंशन किया बहुत सारे जो टेररिज्म थ्रेट हैं इंडिया को, ISIS, अलकायदा जैसे यहाँ पर ग्रुप्स के थ्रू दिए गए हैं। और ऐसे ग्रुप्स यहाँ पे मतलब जम्मू कश्मीर वाले रीजन में भी आपको देखने को मिल जाएगा, उनका एक बहुत बड़ा लिंक देखने को मिल जाएगा जम्मू कश्मीर के कुछ रीजन से। वहाँ पे हमने रिसेंट समय पर कुछ टेररिज्म वगैरह इशू भी देखा है, तो एक कनेक्शन कहीं ना कहीं बैठ जाता है। कई बार यहाँ पे साउथ एशिया स्पेशली इंडिया से लोगों को ज़बरदस्ती रिक्रूट कर लिया जाता है। हम आर्टिकल्स पढ़ते भी हैं कि हाँ भाई इसने ये रिक्रूट किया गया ऐसा इसके अंदर में, समझ गए। तो वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स लगातार इंक्रीज हो सकती हैं। कल्चरल और रिलीजियस टाइज के ऊपर में इम्पैक्ट पड़ सकता है। जितनी भी बड़ी बड़ी पावर्स है वो आपस में भिड़ सकती हैं। इधर से यहाँ पर दोस्तों भिड़ जाएगा इजराइल, भले ही यहाँ पर ये युद्ध चल रहा होगा इजराइल और ईरान के बीच में, लेकिन पीछे होंगे यहाँ पर रशिया, USA, चाइना, ये सभी कंट्रीज आपस में भिड़ जाएंगी।
तो वो यहाँ पर दिखाया गया। आई होप आपको उसके बारे में जो एक बढ़िया क्लैरिटी है वो मिल चुकी है कि मामला चल क्या रहा है वेस्ट एशिया में, और इसका असर मैंने आपको बता दिया कई सारी तरीके से पड़ सकता है। नाउ अब इसका उपाय क्या है? उपाय क्या है? हमें ये वॉर रोकना होगा, क्योंकि भले ही यहाँ पर ये पूरा कॉन्फ्लिक्ट होगा, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में बहुत सारे जो इनोसेंट पीपल हैं, जो आम नागरिक हैं, उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंडिया को कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम व्यापार वगैरह में देखेंगे तो बहुत सारे हमारे जो मेन रिलेशंस हैं वो यहाँ पर मेंटेन हुए हुए हैं। तो वेस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ में जो रिलेशंस हैं वो हमारे आज के समय पर देखने को मिलेंगे ही। तो हमें कहीं ना कहीं जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं, उसमें यहाँ पर इंडिया को एज अ मेंबर आना होगा, जहाँ पे कई सारे बॉडीज़ हैं जो बात कर रहे हैं आज के समय पर वेस्ट एशिया में मामले को सुलझाने की। तो वो काम यहाँ पे हमें भी करना होगा। काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन कर सकते हैं। आज कई सारी कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, इजराइल है, सबको साथ में लेकर आया जा सकता है। आतंकवाद से लड़ने में यहाँ पर कह सकते हैं कुछ नए कोलैबोरेशन ग्रुप्स हैं वो खड़े किए जा सकते हैं, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स को प्रायोरिटाइज के ऊपर रखा जाएगा, इसको एक प्रायोरिटी दी जाएगी। हमें सबसे पहले ये काम करना होगा कि जो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि भाई अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई ना, एक कॉन्फ्लिक्ट, तो सालों तक खींचेगा वो। तो उसके लिए हमारे पास में प्रॉपर तेल की सप्लाई वगैरह होनी चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी, तेल का सप्लाई वगैरह नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें अपने स्ट्रैटेजिक जो पेट्रोलियम रिजर्व वगैरह है वो मेंटेन करके रखने होंगे, जो हमारे भंडार है उसको भर के रखना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे सीख सकते हैं, लेकिन कोशिश बस खाली यही रहनी चाहिए कि भाई यहाँ पे ये जो मामला है, जो वेस्ट एशिया का कॉन्फ्लिक्ट है, या आगे भविष्य में बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक एस्केलेट ना हो। चलिए अब दोस्तों आता है यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन, चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। वेस्ट एशिया जो है अक्सर ये माना जाता है एक ऐसा हिस्सा जहाँ पे लगातार जियोपॉलिटिकल टर्मोइल्स देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है क्या क्या आखिरकार मेन कारण है जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में अस्थिरता बनी हुई है, और कैसे इंडिया एक बढ़िया अप्रोच बना के रख सकता है इस पूरे रीजन में, क्योंकि हमारे रिलेशंस मैक्सिमम कंट्रीज़ के साथ में अच्छे ही हैं। तो हमारी अप्रोच क्या हो सकती है कि हम अपने रिलेशंस को बिल्कुल भी किसी के साथ में डैमेज ना करें। तो इसके ऊपर दोस्तों आपने विचार करना है और एक अच्छा सा यहाँ पर आंसर लिखना है, वो भी 250 शब्दों में। 15 मार्क्स का कोई एक क्वेश्चन होने वाला है। एक बार मैं हिंदी में रीड कर देता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाला एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तो क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया अक्सर निरंतर भू राजनीतिक उथल पुथल का क्षेत्र रहा है। इस निरंतर अस्थिरता के पीछे के कारकों का विश्लेषण कीजिए और समझाइए कि भारत इस क्षेत्र के साथ अपने संबंधों से संतुलित दृष्टिकोण कैसे बनाए रख सकता है। समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए अब फटाफट आंसर लिखिए, और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे, बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है ना। तो चलिए फिर आते हैं अपने यूपीएससी प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जो स्टार्टिंग में आपको सवाल दिया गया था। आज 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल थे जिसको डिस्कस करना ज़रूरी था। क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूँ। तो स्टार्टिंग में जो यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। WHO से रिलेटेड आपके पास में 2 स्टेटमेंट थे, बताओ कौन सा सही है। क्या WHO का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा में है? जी बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा क्या भारत एक सबसे बड़ा फाइनेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर है WHO में, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया रीजन से? जी ये भी सही बात है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स दोस्तों यहाँ पे करेक्ट हैं। इंडिया ने बहुत बड़े बड़े यहाँ पर जो फंड्स हैं वो प्रोवाइड करवाए हैं। रिसेंटली भी हमने मिलियंस ऑफ जो डॉलर्स है वो प्रोवाइड करवाए हैं WHO को, ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से अपने प्रोग्राम्स चला सके, दुनिया भर में बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो इनिशिएटिव्स वगैरह हैं वो अपने चला सके। तो इसके लिए यहाँ पर ये कंट्रीब्यूशन आता है, तो इसमें इंडिया भी कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो दैट इज वाई ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी स्टार्टिंग में आपको एक प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन दिया गया था कि नाइल नदी को मैप में जाकर देखना है। तो नाइल नदी कहाँ पर है, आइए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। नाइल नदी हमारे दुनिया की सबसे लंबी नदी है, ये आपको पता है। ये साउथ से नॉर्थ साइड में बहती है हमारे पूरे ईस्टर्न अफ्रीका में। अगर पर्टिकुलरली मैं आपको इसको एक मैप में दिखाऊं तो हमारे एक अफ्रीका की बात हो रही है ना, तो ये कहाँ पर है? ये रहा हमारा पूरा अफ्रीका। इसको करते हैं जूम। अब जब जूम कर देंगे तो ये जो नदी बह रही है आप देख पाएंगे, ये वाइट नाइल ये नदी जा रही है ना,
ये इस तरीके से ये हमारी नाइल रिवर है और पूरे इजिप्ट को क्रॉस करते हुए इस तरीके से गुजरते हुए ऊपर मेडिटेरेनियन सी में ये नदी गिर जाती है। इस वजह से बोला जा रहा है ये जो नदी है ये साउथ यानी नीचे से सीधा ऊपर की साइड में बहती है और ऊपर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाती है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गया दोस्तों। जब बात आती है नाइल नदी की तो हमने बता कर लिया इसके बारे में कि भाई ये दुनिया की एक सबसे लंबी नदी है। बाकी नाइल नदी दोस्तों 11 अफ्रीकन देशों से गुजरती है और उन 11 अफ्रीकन देशों के नाम ध्यान में रखना है, जिसमें आपका इजिप्ट है, बुरुंडी है, तांजानिया, रवांडा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कीनिया, युगांडा, सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, साउथ सूडान। ये सब कंट्रीज़ है जहाँ से ये नदी गुजरती है। और ध्यान रखिए नाइल नदी की बहुत सारी ट्राइब्यूटरीज भी हैं। ये हमारा नाइल नदी ये रीजन तो हमने देख लिया है नाइल नदी जहाँ से गुजरती है उसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, आपस में छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिल रही होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे ये नाइल रिवर है, बगल से कोई नदी आके मिल गई, इधर बगल से छोटी छोटी नदियाँ आके इसमें मिल रही होंगी, उसको बोलते हैं सहायक नदी। तो ट्राइब्यूटरीज में सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है वाइट नाइल, दूसरी है ब्लू नाइल और तीसरी है अतबरा। तो ये भी नाम यहाँ पर आपने ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, क्योंकि कई बार ट्राइब्यूटरीज को लेकर भी यहाँ पे यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, क्योंकि आज कुछ भी पब्लिश नहीं हुआ है लेकिन डिस्कशन करना था, तो आज इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।